नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, आज हम लोग समितियों के बारे में ही चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियोज़ में भी चर्चा किया है, जिसमें प्रमुख रूप से हमने लोक लेखा समिति, प्रोक्लन समिति, लोक उपक्रम समिति, अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के कल्याण से संबंधित समिति, यानी कि हम लोग प्रमुख 4 समितियों के बारे में चर्चा कर लिया है, यानी 4 समिति के बारे में चर्चा कर लिया है। ठीक, और हम लोगों ने उस टॉपिक से, इस समितियों से कैसे प्रश्न बन सकते हैं, इस रूप में भी हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। आज उसी श्रृंखला में हम लोग 2 समितियों के बारे में और चर्चा करेंगे, कार्य मंत्रणा समिति और विशेषाधिकार समिति। क्या होती है इसके बारे में आइए हम लोग समझते हैं। ठीक, देखिए पहले वाली जो समिति, अगर आप उसका वीडियोज नहीं देखे रहेंगे तो इसमें थोड़ी सी समस्या आ सकती है। क्यों आ सकती है? क्योंकि थोड़े एक दूसरे से क्या होते हैं, ये लिंक होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। क्या होती है यह समिति? दोनों सदनों में अलग अलग होती है। अभी हम लोग पहले क्या समिति देख रहे थे कि एक समिति होती थी, दोनों सदन से क्या होते थे, सदस्य आते थे। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हर सदन का अलग अलग समिति हो रहा है, यानी लोकसभा का अलग समिति, राज्यसभा का अलग समिति। और इससे पहले हम लोगों ने क्या समझा है, प्रोक्लन, लोक उपक्रम, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कल्याण से संबंधित। और प्रोक्लन समिति में क्या देखे थे, राज्यसभा और लोकसभा, यानी राज्यसभा और लोकसभा दोनों से सदस्य आते थे ना, ऐसा ही था। ठीक, इसमें से मान लीजिए जैसे आते थे 15, तो इसमें से 7, इसमें से 15, इसमें से 10, तो इसमें से 20, ऐसा करके आते थे। लेकिन अब हम लोग क्या समझने जा रहे हैं, कार्य मंत्रणा समिति, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी क्या होती है। यह समिति ऐसी है कि दोनों सदनों में अलग अलग इसका निर्माण किया जाता है। क्या किया जाता है? अलग अलग निर्माण किया जाता है। कैसे कि लोकसभा में जहां 15 सदस्यों से मिलकर इस समिति का निर्माण होता है, वहीं राज्यसभा में ये 11 सदस्यों से मिलकर इसका निर्माण होता है। ठीक, क्या होता है फिर से समझिएगा कि इस समिति में जो भ्रम करने वाली है, जो भटकाने वाली जो इसमें प्रावधान है, यही है कि ये समिति ऐसी है कि हर सदन में अलग अलग बनाई जाती है, इसका निर्माण किया जाता है। कि लोकसभा में क्या होता है, 15 सदस्यों से मिलकर बनती है, और राज्यसभा में 11 सदस्यों से मिलकर बनती है, इसका निर्माण होता है। अब इसका प्रमुख कार्य क्या होता है, ये कार्य के संसद के क्या करेगा, या सदन, जिस सदन की होगी उस सदन का क्या करेगी, ये कार्यवाही और समय तालिका का क्या करेगी, विनियमन करेगी, यानी विनियमित करेगी, रेगुलेट करेगी। अब आप इसको फिर अब हम इसके बारे में ये समझते हैं कि प्रश्न कैसे बनेंगे, इस टॉपिक से संबंधित, इस समिति से संबंधित प्रश्न कैसे बन सकते हैं। आइए हम लोग चर्चा कर लेते हैं तुरंत ही। सबसे पहले प्रश्न लिखिएगा, कार्य मंत्रणा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये हो गया ऑप्शन 1, ये हो गया ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 यह है कि यह समिति दोनों सदनों में अलग अलग होती है। एक तरफ जहां लोकसभा में 15 सदस्यों के मिलने से इस समिति का निर्माण होता है, तो वहीं राज्यसभा में 11 सदस्यों के सम्मिलन से, यानी उनके मिलने से, उनके द्वारा क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है इस समिति का। इसका प्रमुख कार्य सदन की कार्यवाही तथा समय तालिका का क्या करना है, विनियमन करना, यानी विनियमित करना। कूट हो गया। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। ठीक, प्रश्न ऐसे बनते हैं। यदि आप प्रैक्टिस सेट या फिर प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर अगर देखते होंगे या आप एग्जामिनेशन में बैठे होंगे, तो आप खुद उसके स्वरूप के बारे में अवश्य ही परिचित होंगे। ठीक, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, हेर फेर कर सकते हैं। 15 के बजाय यहाँ क्या कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, और यहाँ पे 11 के बजाय 15 कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जहाँ जहाँ पहला रहेगा वो गलत। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 सही हो गया। अब इसमें और आप कर सकते हैं, किस
इसका प्रमुख कार्य सदन की कार्यवाही तथा समय तालिका को विनियमित नहीं करना है। यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, नहीं शब्द जोड़ सकते हैं। तो जब दूसरा गलत हो गया तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो अब कौन सही रहेगा, ये सही रहेगा। ठीक, तो ऐसे क्या करेंगे आप, इधर उधर करके हेर फेर करके क्या कर सकते हैं आप इसमें ये भी कर सकते हैं कि कार्य मंत्रणा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक, ये भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उपरोक्त कथनों में से असत्य कथन का चयन करें। ठीक, तो ये भी हो सकता है प्रश्न का स्वरूप। आइए अब हम लोग समझते हैं विशेषाधिकार। विशेषाधिकार क्या है ये समिति, जैसा कि ये इसका शाब्दिक अर्थ ही यही होता है कि विशेषाधिकार यानी विशेष अधिकार। अब ये विशेष अधिकार किसको मिलेंगे, उस विशेष अधिकार का अगर हनन होता है तो ये समिति क्या करती है, चर्चा करती है, विचार करती है, जांच करती है। ठीक, लोकसभा की विशेषाधिकार समिति में 15 सदस्य होते हैं, जबकि राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति में 10 सदस्य होते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर भी वही मामला आ गया। अभी हम लोग जो समझे अभी कार्य मंत्रणा समिति में कि दोनों सदनों की अलग अलग लोकसभा की अलग और राज्यसभा की अलग समिति होती है। लोकसभा और राज्यसभा की अलग समिति होगी, ये बात आप समझिएगा। और राज्यसभा की यानी लोकसभा और राज्यसभा की क्या होगी, अलग अलग समिति होगी। तो इसमें कितने सदस्य होंगे, इसमें कितने सदस्य होंगे, इसमें हो जाएंगे 15 सदस्य और इसमें हो जाएंगे 10 सदस्य। तो ये क्या हो गया, विशेषाधिकार समिति का गठन हो गया। ठीक, क्या हो गया, इनके विशेषाधिकार समिति का गठन हो गया। विशेषाधिकार समिति एकदम कहा जाए तो जो निर्माण की प्रक्रिया है, जो स्वरूप इसका है, कार्य की प्रक्रिया को छोड़कर उसको न देखते हुए अगर देखा जाए तो इसका निर्माण भी लगभग कार्य मंत्रणा समिति के रूप में ही होता है, उसी की तरह होता है। ठीक, कि लोकसभा में क्या हो जाते हैं इस समिति का निर्माण करने के लिए, लोकसभा से 15 सदस्य और राज्यसभा में इस समिति का निर्माण करने के लिए राज्यसभा से 10 सदस्यों से मिलकर इस समिति का क्या होता है, निर्माण होता है, गठन होता है। ठीक, इसका कार्य क्या होगा, इसका कार्य यही होगा कि समिति के सदस्यों के विशेषाधिकारों का अगर हनन हुआ है तो ऐसे मामलों का क्या करेगा, ये जांच करेगा। अब ये इनके विशेषाधिकार जो भी होंगे, उस विशेषाधिकार का अगर ये कोई भी किसी के द्वारा भी अगर हनन किया जाता है तो उसकी क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, जांच करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने मूल अधिकार के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में हम लोग चर्चा किए थे कि क्या होता है हनन, जिसमें मैंने बहुत विस्तृत रूप से आपको समझाया था, बहुत ही विस्तार रूप से समझाया था। आप उस वीडियो को अवश्य देखिएगा कि हनन क्या होता है, कैसे किसी व्यक्ति का हनन होता है, और अगर हनन हो रहा है तो उस हनन से उसका हनन का क्या निवारण है। ठीक, उसके भी विरुद्ध आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं। आप उस वीडियो को अवश्य देखिएगा, हनन शब्द आपका क्लियर हो जाएगा। हनन मैं एक बार ऐसे ही बता देता हूँ कि आपके मन के खिलाफ, यानी आपका मन जो ना हो, आपसे वो कार्य ज़बरदस्ती कराया जाए, ये होता है आपका हनन। ये हनन कई प्रकार के हो सकते हैं। सरकार क्या कर सकती है, देश हित में आपसे सेवा ले सकती है, तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये देश हित में है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए अगर ऐसा किया जाता है तो ये आपका शोषण नहीं कहलाएगा। देखिए, शोषण दो प्रकार के होते हैं। मैं दूसरे शब्दों में एक बार बता देता हूँ आपको, थोड़ा टॉपिक से हम लोग भटक रहे हैं, फिर भी समझना आवश्यक है। शोषण देखिए, एक सकारात्मक होता है, एक नकारात्मक होता है। सकारात्मक ये होता है कि अगर आपका शोषण इस परिप्रेक्ष्य में हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, इससे आपका भविष्य उज्ज्वल हो सकता है। मान लीजिए आपने क्या किया, आप आर्मी ट्रेनिंग में गए, आपने आर्मी का एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया, अब आप फिजिकल देने के लिए गए हैं। आप इस जो मैं बोल रहा हूँ, जो उदाहरण दे रहा हूँ, इसमें आप खुद को ढालिए उसमें कि यदि आप वहाँ पे गए हैं तो उनकी ट्रेनिंग ऐसी होती है कि आपके साथ वो सकारात्मक शोषण करते हैं, यानी आपको उस आदत में लाते हैं जो एक आर्मी की आदत में होना चाहिए, उसकी डेली रूटीन में होना चाहिए। तो आप उसको नहीं कहेंगे कि मेरा तो शोषण हो रहा है, 40 किलो रखवा के मुझे दौड़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो आवश्यक होता है, इससे आपका क्या होगा, विकास होगा, आपका उज्ज्वल भविष्य बनेगा। ठीक, तो उसको क्या बोलेंगे, सकारात्मक। यही नकारात्मक में क्या आएगा,
कि आप यदि आप पढ़ना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, परंतु आपको रोका जा रहा है। आप कहीं जाना चाह रहे हैं तो भी आपको रोका जा रहा है। आप रात में पढ़ना चाह रहे हैं तो भी आपको रोका जा रहा है। आप कहीं से आ रहे हैं तो भी आपको अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। तो बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जिसमें क्या होता है। अब मान लीजिए एक और इसी से ही एक और एग्जांपल मैं बता देता हूँ, याद आ गया, आपको मज़ा भी आ सकता है कि आपने क्या किया कि किसी चौराहे पर आप पूरा मंडली लगा दिए और आप खूब तेज तेज से भाषण दे रहे हैं। कई सारे मित्र आपके इकट्ठे हो गए, वाह वाह कर रहे हैं, और सारे मित्र, यानी मित्रों के मित्र इकट्ठे होते चले जा रहे हैं। जहाँ पर ट्रैफिक की समस्या हो सकती है, जहाँ पे क्या हो सकती है, ट्रैफिक की समस्या हो सकती है, और पुलिस वाले आए आपसे प्रेम से कहें कि आप हट जाइए, तो आप हटेंगे नहीं, तो वहाँ पे क्या होगा। अगर वो लाठी चार्ज करती है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सकारात्मक शोषण है, ये क्या होगा यहाँ पे नकारात्मक शोषण नहीं होगा, ये क्या होगा, सकारात्मक हुआ। क्यों? क्योंकि इससे लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना और पब्लिक व्यवस्था यानी पब्लिक ऑर्डर क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में आप पर लाठी या फिर डंडे चलाए जा सकते हैं। ठीक, तो आप ये समझिएगा हनन क्या होता है कि ये जो सदस्य होंगे, इनके जो अधिकार दिए हैं, इन्हें जो विशेष अधिकार जो दिए गए हैं, अगर उसका कोई दुरुपयोग करता है, उनकी इच्छा के विरुद्ध जाके उनसे करवाता है, तो क्या होगा, इनका हनन होगा। तो ऐसे मामलों की क्या करेगी ये विशेषाधिकार समिति, क्या करेगी, ये जांच करेगी। ठीक, जांच करेगी, अर्ध न्यायिक प्रकृति का होता है। ये जो इसका कार्य होता है ये अर्ध न्यायिक होता है। अर्ध न्यायिक मीन्स क्या होता है, आप लोग बहुत बार सुनते होंगे, जैसा कि आप लोगों को ये पता होगा कि राष्ट्रपति को एक अधिकार है, को क्या कर सकता है, कौन सा दान दे सकता है, क्षमा दान दे सकता है। वो भी उसकी कैसी शक्ति है, अर्ध न्यायिक है, न्यायिक नहीं है। अर्ध न्यायिक उसे कहते हैं जहाँ पे बिना बहस के ही, बिना सुनवाई, बिना बहस के ही, यानी कि पक्ष और विपक्ष के उपस्थिति और बहस के बिना ही अगर डिसीजन दे दिया जाता है, उसे ही बोलते हैं अर्ध न्यायिक। आप लोग इसको समझिएगा कि मान लीजिए क्या हुआ, किसी व्यक्ति का कोई मामला गया, किसी व्यक्ति का किसी कोर्ट में मामला गया या फिर किसी अधिकारी के पास मामला गया। मान लीजिए किसी जिले के डीएम हैं, उनके यहाँ मामला कोई गया। ठीक, अब ये क्या किए, उस मामले को सुने, उस मुद्दे को सुने, और उसके बाद क्या किया, इन्होंने अपने यहाँ से ही उन लोगों का डिसीजन दे दिया, बिना ही बहस से ही क्या कर दिए, डिसीजन दे दिए कि ऐसा ऐसा आप लोगों को करना है। ठीक, उनके यहाँ नोटिस भेज दिया, उनके यहाँ नोटिस भेज दिया। तो ये एक प्रकार से क्या होगी, अर्ध न्यायिक होगी कि बिना बहस के ही अगर डिसीजन दे दिया जाए तो क्या हो जाता है, वो अर्ध न्यायिक होती है। ठीक, ऐसे कार्य क्या होते हैं, अर्ध न्यायिक होते हैं। और न्यायिक में क्या हो जाता है, इसी के विपरीत हो जाता है कि पक्ष और विपक्ष दोनों उपस्थित होंगे, वो अपने दलील प्रस्तुत करेंगे, वो अपने दलील रखेंगे, वो अपने दलील रखेंगे। इसमें क्या होता है, बहस होती है, बहुत ही लंबी प्रक्रिया होती है, जिसमें गवाहों और सबूतों के अनुसार ही क्या किया जाता है, जज के द्वारा, न्यायाधीश के द्वारा क्या किया जाता है, डिसीजन दिया जाता है। ठीक, तो मित्रों अब हम लोग समझते हैं विशेषाधिकार समिति से संबंधित प्रश्न कैसे हो सकते हैं। ठीक, क्योंकि प्रश्नों की श्रृंखला भी हम लोग चला रहे हैं, तब इसके बारे में भी चर्चा करना जरूरी है। आज थोड़ी सी लंबी वीडियो बनी होगी आपको, लेकिन इंटरेस्ट आया होगा। आप टेंशन मत लीजिएगा सर कहाँ चले गए, कहाँ की टॉपिक की चर्चा कर रहे हैं। ये आपके सारे के सारे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं बात कर रहा हूँ। जो आपको किसी भी टॉपिक को, जैसे शोषण के विरुद्ध अधिकार अगर आप पढ़ेंगे तो उसको पढ़ने में आपको एक इंटरेस्ट जगेगा, मज़ा आएगा कि हाँ सर ऐसा बताए थे, ये ऐसा भी है। ठीक, और आप अगर वो शोषण के विरुद्ध अधिकार वाला वीडियो अगर आप देख लेंगे, आपके इसी चैनल पर है, तो आपको और मज़ा आएगा। देखिए कभी भी किसी भी टॉपिक को समझ में अगर ना आए बुक से, तो पहले आप लेक्चर देख लिया करिए, उसके बाद फिर क्या करिए, बुक उठाइए, तो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। चलिए हम लोग समझते हैं विशेषाधिकार समिति से संबंधित हम लोग प्रश्न करते हैं। विशेषाधिकार समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। ऑप्शन 1, लोकसभा की विशेषाधिकार समिति में 15 सदस्य होते हैं, जबकि राज्यसभा की समिति में 10 सदस्य होते हैं। ऑप्शन 2, इस समिति का प्रमुख कार्य किसी समिति के सदस्यों के विशेषाधिकारों के हनन के मामलों की जांच करना है। नंबर 3, ऑप्शन 3, इसका कार्य यहाँ पे होना चाहिए, इसका कार्य अर्ध न्यायिक प्रकृति का होता है, सेमी जुडिशियल। ठीक,
आइए अब हम लोग कूट के बारे में चर्चा करते हैं। कूट ऑप्शन ए 1 2, ऑप्शन बी 1 3, ऑप्शन सी 2 3, ऑप्शन डी कोई नहीं या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए मैं आपको स्वरूप भी बता रहा हूँ, इसमें हेर फेर कैसे किया जाए, प्रश्न और कैसे बनाया जाए, इसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। आप बस थोड़ा सा धैर्य रखिए और समझने का प्रयास कीजिए, ठीक। अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, इनमें से कोई नहीं, इसमें से होगा 1 2 3, 1 2 3, ठीक। अब क्या हो गया, इसमें आपने सारे के सारे जो प्रावधान है, जो भी इसके कंटेंट है, उसको आपने क्या कर दिया, क्वेश्चन के रूप में रख दिया। परंतु इसमें अगर आप बदलाव ला सकते हैं, जैसे इसका कार्य अर्धन्यायिक के बजाय क्या होता है, न्यायिक होता है। जैसे कि मैं पहले बताया कि अर्धन्यायिक और न्यायिक क्या होता है, तो इसमें ऑप्शन 3 जिसमें रहेगा वो क्या हो जाएगा, एक ये गलत हो गया, एक ये गलत हो गया और एक ये गलत। देखिए इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, यानी जो गलत हो उसको पहले काटिए। अब बचा कौन, 1 2, इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों सही हो गए। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, अर्धन्यायिक को जोड़ करके अब कहीं और हेर फेर करते हैं। हेर फेर करने का मतलब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सदस्यों की संख्या में बदलाव कर सकते हैं। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 15 के बजाय 20 कर सकते हैं और यहाँ पे 10 ही रहने देते हैं। अब क्या हो गया मामला, अब मामला विपरीत हो गया। विपरीत ये हो गया कि अब 1 गलत है तो इसको हम पहले यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे, फिर उसके बाद देखेंगे 1 1 कहाँ है, 1 इसमें भी है तो ये भी गलत, 1 इसमें भी है ये भी गलत, 1 इसमें भी है ये भी गलत, तो बचा कौन, 2 और 3। अब इसी प्रकार में आप क्या कर सकते हैं, अब इसी प्रकार आप क्या कर सकते हैं, आप इसी प्रकार क्या कर सकते हैं, नंबर 2 को भी चेंज कर सकते हैं कि इस समिति का प्रमुख कार्य किसी समिति के सदस्यों विशेषाधिकारों के हनन के मामलों की जांच नहीं करना है। यानी इसका ऐसा कार्य है कि इसका जांच उच करने का कार्य नहीं है। तब आप क्या करेंगे, अब आप पहला नंबर यहाँ पे 2 को काटें, पेपर में यही आपको करना है, ठीक। और 2 2 इसमें खोजिए कहाँ कहाँ है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, इसका मतलब बी ऑप्शन सही है। आपको देखिए एक और फायदा हो सकता है, यदि आप 2 ऑप्शन अगर आपको याद है, तीसरा अगर नहीं याद है तो आप एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं। यदि आपको 2 नहीं आ रहे हैं, केवल 1 आ रहा है, तो इसमें थोड़ी सी समस्याएं हो सकती हैं। परंतु अगर आपको 2 ऑप्शन याद हैं, समझ में आ रहे हैं, कुछ लॉजिक आ रहा है दिमाग में, तो आप इस ऐसे प्रश्नों को आराम से हल कर सकते हैं। तो मित्रों आज हम लोगों ने 2 समिति के बारे में चर्चा किया है, बहुत ही मज़ेदार तरीके से। आपको, मुझे विश्वास आपको अच्छा भी लगा होगा, मज़ा भी आया होगा, आप एंजॉय भी किए होंगे इस टॉपिक को, कार्य मंत्रणा समिति और विशेषाधिकार समिति। हम लोग आगे भी जो समितियां संसद की बची हुई हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, चाहे वो स्थायी हों अस्थायी हों, हम लोग सारी समितियों के बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं होता कि हमेशा लोक लेखा और प्राक्कलन समिति या फिर लोक उपक्रम समिति से ही प्रश्न बने, कभी कभी हो सकता है कि वो अपना मार्ग ही बदल दे, ठीक। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।